हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 23 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। दोस्तों, कल कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से 22 दिसंबर की क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, इसलिए आज हम 22 दिसंबर का करंट अफेयर भी 23 दिसंबर के साथ ही कवर करेंगे। पहले हम 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, उसके आगे फिर हम 23 दिसंबर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है? तो जिनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया है उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, संजीव। ठीक है, संजीव को दिया गया है हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार और इसमें जो राशि होती है वो 1 लाख रुपए की राशि होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनकी क्या कृति है? तो इन्हें इनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर अभी हम ध्यान दें तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है 22 भाषाओं में दिया जाता है, उसके साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में भी दिया जाता है। जो 22 भाषाएं भारतीय संविधान में वर्णित हैं, उन 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी में दिया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन बने कि अंग्रेजी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीलम शरण गौर। ठीक है, नीलम शरण गौर जो है, इनकी पुस्तक है जिसका कि नाम है रेक्यूम इन रागा जानकी। ठीक है, रेक्यूम इन रागा जानकी इनकी पुस्तक का नाम है, उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, अगर अभी मैं पूछूं आपसे कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, पहली बार किसको दिया गया था, तो पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है दिया गया था 1960 में R.K. नारायण को। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और स्थापना की बात करूं अगर, तो स्थापना हुई थी 1954 में। ये डेट भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और 1 लाख रुपए दी जाती है पुरस्कार राशि, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है ऑप्शन में, जो है पुष्पा भारती। देखिए, करंट अफेयर ऑप्शंस के माध्यम से और जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन से रिलेटेड बनते हैं वहाँ से हटके बनते हैं, तो अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे तो हमें चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार रिवीजन करने पे और कराने पे जोर देती हूँ। ठीक है, तो पुष्पा भारती को क्या दिया गया था, कौन सा सम्मान? 33वां व्यास सम्मान दिया गया था, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड किसने जीता है? तो लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड जो है ये जीता है हमारे इसरो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड जो है आइसलैंड के हास्विक में इन्वेस्टिगेशन म्यूजियम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, हास्विक में इन्वेस्टिगेशन म्यूजियम के द्वारा दिया जाता है। ठीक, क्यों दिया जाता है? कि स्पेस के क्षेत्र में जो भी अपना योगदान देते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। ठीक है, चंद्रयान मिशन 3 के लिए इसरो को क्या मिला है? लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 का मिला है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी चंद्रयान 3 के कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, चंद्रयान 3 में लॉन्चिंग कब हुई थी चंद्रयान 3 की? तो लॉन्चिंग हुई थी 14 जुलाई को। ठीक है, और लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त को हुई थी। तो जब लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त को, तो हमने 23 अगस्त से क्या मनाना शुरू कर दिया? 23 अगस्त को हमने राष्ट्रीय स्पेस दिवस बनाना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो जब लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त को, तो कहाँ पर हुई थी? साउथ पोल पर हुई थी। ठीक है, चंद्रमा के साउथ पोल पे, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। तो भारत ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र बना है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को, स्पेस मिशन को साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कराया है। ठीक है, तो भारत ऐसा पहला देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जिस जगह पर लैंडिंग हुई थी उस जगह का नाम क्या रखा गया था? उस जगह का नाम रखा गया था शिव शक्ति। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, और एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि लॉन्चिंग हुई कहाँ से थी? तो लॉन्चिंग जो हुई थी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या था? लॉन्चिंग व्हीकल का नाम था LVM-3M4। ठीक है, और इसी को बाहुबली या फैट बॉय भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखोगे आप लोग। अच्छा, इसके साथ 2 चीज़ें गई थी, एक लैंडर गया था, एक रोवर गया था। तो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था लैंडर का नाम, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस स्थान को क्या बोला गया था? शिव शक्ति बोला गया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो ये तो हो गए चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
अगर आप लोग चंद्रयान 3 के बारे में सारी जानकारियां वैसे जो भी इंपॉर्टेंट होती थी वो यहाँ पर दे दी गई हैं, लेकिन इसके अलावा यदि आप चंद्रयान 3 की सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में चंद्रयान 3 का एक स्पेशल वीडियो बना है, वो आप लोग देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे चंद्रयान की, तो अभी हम आदित्य L1 की भी साथ में ही बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। तो आदित्य L1 क्या है? भारत का सौर मिशन है, ठीक है। L1 क्या होता है? L1 जो है लैग्रेंज पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट P.1 है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ये पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर यदि किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वो बिल्कुल बैलेंस अवस्था में रहेगी, इधर उधर नहीं गिरेगी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा लैग्रेंज पॉइंट को। अच्छा, लॉन्चिंग व्हीकल क्या है आदित्य L1 का? तो आदित्य L1 का जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो है PSLV C-57, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ये अपने साथ कितने पेलोड ले जा रहा है? ये अपने साथ 7 पेलोड ले जा रहा है, 7 पेलोड्स, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनका नाम है निगार शामी, ठीक है। इनका नाम भी ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में हम एक काम करते हैं, इसरो का देख लेते हैं। इसरो के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो हो जाता है स्थापना हुई थी 1969 में, और हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में, ठीक है। चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ हैं इसरो के चेयरमैन। इनको नाम भी ध्यान रखिएगा इनका। अच्छा, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे, पूछती हूँ कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है के सिवान को। अगर मैं पूछूं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, किसका उपनाम है, तो आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। भारत का पहला सैटेलाइट क्या था? आर्यभट्ट था, ध्यान रखिएगा। और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे, ठीक है। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड किसने जीता है? तो गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जिसने जीता है कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में, वो फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक इजरायली फिल्म है जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो 2023 में संस्करण इसका था वो 29वां संस्करण था कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का, ये भी ध्यान रखिएगा। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है कार्लोस डैनियल को, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। और इनकी जो फिल्म है उसका नाम है वन वे को बेस्ट डायरेक्टर के लिए का अवार्ड मिला है कार्लोस डैनियल को, ठीक है। तो इनके नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की सभी जानकारियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है संजय सिंह। ये किसकी जगह लेने वाले हैं? ये ब्रिजभूषण सिंह की जगह लेने वाले हैं। इनका नाम अभी बहुत ही कंट्रोवर्सी में था, तो इनका नाम तो आप लोगों को याद ही होगा। तो संजय सिंह कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस पे एक बार नज़र डाल लीजिए। RN जयप्रकाश कौन है? ये स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है कौन? RN जयप्रकाश। अगर अमित अग्रवाल के बारे में पूछें तो ये UIDA के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नितिन अग्रवाल कौन है? नितिन अग्रवाल BSF के नए डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई थी, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में यूरोप के सर्वश्रेष्ठ शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूरोप के सर्वश्रेष्ठ शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया है उनका नाम है बोधना शिवानंदन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भारतीय मूल की स्कूली छात्रा हैं जिनको कि सुपर टैलेंट यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि इनको बेस्ट महिला शतरंज खिलाड़ी का खिताब मिला है, ठीक है।
बेस्ट महिला शतरंज खिलाड़ी का खिताब किनको मिला है? बोधना शिवानंदन को मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान किसको मिला है? ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हाल ही में नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? ठीक है, तो प्रथम स्थान पर जो राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आयोग द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग के जो फैक्टर्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि कौन सा राज्य अपने किसानों को बेहतर मार्केटिंग की सर्विसेज देता है, बेहतर एमएसपी देता है, ठीक है, और बिना बाधा के इंटरस्टेट व्यापार के लिए प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाता है, मतलब कृषि प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाता है। इन सारे आधारों पर ये रैंकिंग किसके द्वारा दी जाती है? नीति आयोग के द्वारा दी जाती है। तो अगर मैं पूछूं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग का गठन हुआ था। एक्चुअली गठन कब हुआ था? 1 जनवरी को हुआ था और वर्ष 2015 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष फिक्स रहते हैं, तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं जो बीबी सुब्रमण्यम, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग की अगर मैं फुल फॉर्म पूछूं तो फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर किसे बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर जिनको बनाया गया है उनका नाम होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रमन सिंह। ठीक है, रमन सिंह को जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। बाकी और ऑप्शंस पे एक बार नज़र डालिए तो नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? देखिए, अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में हुआ था इलेक्शन, चुनाव हुआ था, राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो राज्य विधानसभा के जब चुनाव हुए तो नरेंद्र सिंह तोमर कौन बने हैं? ये एमपी की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, स्पीकर बने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भजन लाल शर्मा कौन है? भजन लाल शर्मा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, ये बीजेपी पार्टी से दोनों लोग बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की है? तो उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की गई है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा राज्य सरकार क्या करने वाली है? आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ये करेगी कि 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देगी। ठीक है, अब कुछ लोगों को कैटेगराइज इन्होंने किया है। तो कैटेगराइजेशन किस प्रकार से किया है? वे लोग जिनकी आय लेस देन और इक्वल टू 5 लाख है। ठीक है, ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 5 लाख या 5 लाख से कम है उनको राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? उन्नत आरोग्य श्री योजना के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुंबई की टीम ISPL के मालिक कौन बने हैं? तो मुंबई की जो टीम है ISPL, इसकी आप अगर फुल फॉर्म देखो तो ये कुछ इस तरह से हो जाती है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। ठीक है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। तो इसके जो मालिक बने हैं वो हैं अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये ISPL जो है पहला T10 क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। ठीक है, ये 2 मार्च से 9 मार्च तक चलेगा। मतलब जो स्ट्रीट पे टैलेंटेड बच्चे होते थे, जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते तो उनको स्ट्रीट से उठा करके, मतलब सड़क से हटा करके उनको स्टेडियम में खिलवाया जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से टूर्नामेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से हमारे 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स शुरू हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 23 दिसंबर का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में 2024 के लिए जो है में मुख्य अतिथि कौन बनेंगे? हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले जो बाइडेन को इनविटेशन दिया गया था, लेकिन इन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, आप नहीं आओगे तो कौन आएगा? इमैनुअल मैक्रोन आएंगे। ये कौन है? ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक, अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताओ कि वर्ष 2023 में कौन आया था? हमारी जो परेड सेरेमनी हुई थी जो कि इंडिया गेट पर होती है, इंडिया गेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, 2023 में कौन आए थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी हैं मिस्र के प्रेसिडेंट। अभी हाल ही में ये
तीसरी बार कार्यभार संभाल रहे हैं। हमने पिछले करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा था, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, एक बात और थोड़ी पिछली पूछ लेते हैं, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन बन गया तब क्या करेंगे कि भारत की गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसके पहले समारोह में मुख्य अतिथि कौन था? तो भारतीय गणतंत्र दिवस की जो समारोह हुआ था उसके पहली परेड के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिनका की नाम था सुकर्णो। ठीक है, सुकर्णो जो कि उस समय इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, ये भारतीय गणतंत्र दिवस की पहली परेड के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है, किस एआई ने किया है? हमें उस एआई का नाम बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाषिणी एआई जो है, इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी जब काशी तमिल संगम चल रहा था, इस दौरान नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे? हिंदी भाषी हैं ये, तो ये हिंदी भाषा में अपना भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे तमिल भाषी लोग भी थे उनका भाषण सुनने के लिए काशी तमिल संगम के दौरान। तो क्या हुआ कि जो भाषिणी एआई है ये रियल टाइम में हिंदी भाषण को जो है तमिल में ट्रांसलेट कर रहा था। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये रियल टाइम ट्रांसलेटर एआई है। ठीक है, जो कि हिंदी भाषा को अदर रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री जी कहाँ पर अपना भाषण दे रहे थे? तो ये वाराणसी में दे रहे थे काशी तमिल संगम के दौरान। ठीक है, अभी हाल ही में वहाँ पर योग महामंदिर जिसका कि नाम है स्वर वेद, उसका इनॉग्रेशन भी इन्होंने किया है। ये एक यौगिक संस्थान है, ये पर किसी देवी देवता की मूर्ति भी नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जो कि जहाँ पर एक साथ 20,000 लोग बैठ करके योगा कर सकते हैं। ये एक 7 मंजिला इमारत है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ी थी, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में किस किताब ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज जीता है? तो गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 भी कर लीजिएगा, यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो दोनों किताबें हैं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स द स्टोरी ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये जो दोनों किताबें हैं इनको संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। क्या पुरस्कार का नाम है? गाजा कैपिटल बिजनेस बुकर प्राइज 2023। ठीक है, तो ये जो किताब है विनिंग मिडिल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर, ये लिखी है TN श्रीहरि, और इनके साथ एक लेखक और हैं जिनका कि नाम है बाला श्रीनिवास। ठीक है, ये इन दोनों लोगों ने मिलकर के लिखी है, TN श्रीहरि और बाला श्रीनिवास, तो इनके नाम ध्यान रखिएगा। और दूसरी पुस्तक ये जो है अगेंस्ट ऑल ऑड्स द स्टोरी ऑफ इंडिया, ये लिखी है गोपाल कृष्णन और कृष्णन नारायण ने। ठीक है, तो इस पुरस्कार में जो राशि है वो दी जाती है 15 लाख रुपए। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2020 में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। और ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है? ये पुरस्कार जो है इंडियन बिजनेस पर लिखी गई पुस्तकों के लिए दिया जाता है। और ये कौन देता है? तो ये पुरस्कार इक्विटी फर्म गाजा कैपिटल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्या नाम है? इक्विटी फर्म गाजा कैपिटल के द्वारा ये जो पुरस्कार है इसको दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनी गिरी का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी? ठीक है, तो वी मोहिनी गिरी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और डॉक्टर वी मोहिनी गिरी जो हैं, इनको वर्ष 2007 में इनके महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये महिला आयोग के साथ साथ केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की भी पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। और एक NGO है गिल्ड ऑफ सर्विस, ठीक है, गिल्ड ऑफ सर्विस NGO का नाम है, ये इसकी भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 2023 में किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो दिसंबर 2023 में जो देश ओपेक से बाहर निकल रहा है उसका नाम है
अंगोला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंगोला दिसंबर 2023 में ओपेक से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब अंगोला अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक कंट्री है, ध्यान रखिएगा इसको। और अगर हम बात करें यहाँ पर ओपेक की, तो ओपेक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो कि तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, ठीक है। तो अगर ओपेक की फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 1960 को हुई थी। और इसमें कौन कौन से संस्थापक देश थे? तो वो हैं आपके सऊदी अरब, वेनेजुएला, कुवैत, ईरान और इराक, ये सारे सदस्य हैं और ये संस्थापक देश भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? हेडक्वार्टर हो जाता है वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, राजधानी है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने देश की पहली लाइव सुनवाई की है? तो एमपी हाई कोर्ट ने देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने लाइव सुनवाई की है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चीफ जस्टिस कौन है एमपी हाई कोर्ट के? तो इनका नाम है रवि मलिमथ। ये कौन है? एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने लाइव सुनवाई करी है, किसके द्वारा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान करो, या मैं आप लोगों को ध्यान करवाती हूँ कि भारतीय संविधान में हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका आता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत है? 226 के अंतर्गत। कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर मैं पूछूं कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन और हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है तो वो केवल और केवल आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी करेगा, जो कि वही सेम 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और मामलों के अंतर्गत भी रिट जारी कर सकता है। ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है मनाया गया है आपका 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्यों मनाया गया है? गणितज्ञ रामानुज जी का जो है ये जन्म दिवस होता है, इसलिए हम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है आपका 14 मार्च को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, ध्यान रखिएगा इस डेट को भी। और वर्ष 2023 का रामानुजम पुरस्कार किसको मिला था? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया था रुइक्स्यांग झांग को, ठीक है। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे, रुइक्स्यांग झांग, ठीक है। क्या नाम है इनका? रुइक्स्यांग झांग। और एक पुरस्कार होता है, अगर आप लोगों को याद हो, एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जिसे कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ये किसको दिया गया था वर्ष 2023 के लिए? ये दिया गया था आपका लुइस कैफेरेली को, ठीक है। लुइस कैफेरेली को दिया गया था कौन? एबल पुरस्कार, जिसे कि गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान जो है किसके द्वारा चलाया गया है? मणिपुर के द्वारा चलाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए, निमोनिया की रोकथाम करने के लिए और जन साधारण को निमोनिया के प्रति जागरूक करने के लिए ये अभियान मणिपुर सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सांस जो कुछ इस प्रकार से एक अभियान चलाया गया है, अगर इसकी फुल फॉर्म मैं पूछूं आप लोगों से तो ये हो जाएगी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। अच्छा, निमोनिया की जो स्पेलिंग होती है, हम लोग उसे पढ़ते निमोनिया है लेकिन ये पी से स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वर्ल्ड निमोनिया डे कब होता है,
ये मुझे बताओ, तो आप लोग कहोगे 12 नवंबर को होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना, पिछले महीने ही निकला है, हमने ये पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा भी है। तो अच्छा, पहले स्वदेशी टीके का नाम क्या हो जाने वाला है? तो पहले स्वदेशी टीके का नाम भारत में जो बना है उसका नाम हो जाना है न्यूमोनिल। ठीक है, बहुत इजी नाम है, निमोनिया से रिलेटेड है, जुड़ा जुड़ा सा लगता है। निमोनिया से न्यूमोनिल, भारत का पहला स्वदेशी टीका न्यूमोनिल, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में औद्योगिक जल का उपयोग करने के लिए दक्षता श्रेणी में फिक्की जल पुरस्कार के तहत किसे पुरस्कार दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है एनटीपीसी कांति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एनटीपीसी कांति पड़ता कहाँ पर है? ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एनटीपीसी की एक इकाई है। इसे जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो फिक्की जल पुरस्कार है ये किस लिए दिया गया है? औद्योगिक जल का समन्वयित दक्षता से उपयोग करने के लिए ये फिक्की जल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और फिक्की जल पुरस्कार का ये कौन सा संस्करण था? ये 11वां संस्करण था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि फिक्की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो फिक्की की फुल फॉर्म बताइए आप लोग मुझे। तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको ध्यान रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अभी बने हैं अनीश शाह, तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। अनीश शाह अध्यक्ष हैं किसके? फिक्की के। अच्छा, अब एनटीपीसी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। एनटीपीसी किस टाइप की कंपनी है? ये एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, तो एनटीपीसी क्या है? एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है एनटीपीसी को। स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही आ जाएगा। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हो जाएंगे गुरदीप सिंह। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई फिक्की की और एनटीपीसी की। तो इस प्रकार से हमारा 22 दिसंबर और 23 दिसंबर का ये करंट अफेयर पूरा होता है। जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनता था उसके क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।